कोपनहेगन में बारिश शुरू हुई और फिर उसने रुकने का नाम न लिया। बारिश यूरोप में मामूल है। शायद ही यूरोप का कोई ऐसा मुल्क होगा जिसमें हफ्ते में 2-3 दिन बारिश ना हो। लोग रोजाना घरों से बरसातियां और छतरियां लेकर निकलते हैं। घरों, दफ्तरों और गाड़ियों में भी बारिश से बचाव के बंदोबस्त होते हैं। ये लोग इमारतें भी बारिश, बर्फ और धुंध को जहन में रखकर बनाते हैं, लिहाजा बारिश इनका मामूल है। लेकिन 2 जुलाई 2011 की बारिश नॉर्मल नहीं थी। जीलैंड और ग्रेटर कोपनहेगन में बिजलियां कड़कना शुरू हुई और उन्होंने जमीन हिलाकर रख दी। अगले दिन मालूम हुआ एक रात में 5000 बिजलियां कड़की थीं। ये मामला अगर बिजलियों तक महदूद रहता तो भी शायद परेशानी ना होती, लेकिन बिजली के साथ ही आसमान से आबशार की तरह पानी भी गिरना शुरू हो गया। लोगों को यूं महसूस होता था जैसे आसमान पर कोई दरिया बह रहा था और अचानक उसके किनारे टूट गए हों और फिर वो इमारतों के ऊपर गिरने लगा हो। ये सिलसिला 24 घंटे जारी रहा। इस दौरान सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। ट्रांसपोर्ट का निजाम दम तोड़ गया। एयरपोर्ट बंद हो गए, ट्रेनें रुक गईं, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग सेंटर्स और फैक्ट्रियां तबाह हो गईं। शहर का सबसे बड़ा अस्पताल भी अपने 550 बेड्स के साथ पानी में डूब गया। 17वीं सदी का मशहूर कला जिसे 300 साल के थपेड़े तबाह नहीं कर सके, वो भी इस बारिश के सामने ना ठहर सका। कोपनहेगन का पुलिस और रेस्क्यू का निजाम भी जवाब दे गया और फिर बिजली भी बंद हो गई। चुनाचे वो दिन कोपनहेगन की तारीख के लिए कयामत का दिन था। अगले दिन पानी उतरा तो पता चला शहर में बारिश का 52 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 24 घंटे में 135 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे कबल 1959 में 117 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। शहर का ड्रेनेज सिस्टम उसको जहन में रखकर बनाया गया था। ये भी पता चला डेनमार्क में पहली मर्तबा क्लाउड बस्ट हुए हैं। ये एक नया चैलेंज था। बहरहाल अगले दिन शहर में कीचड़ ही कीचड़ था, जिससे 6 बिलियन करोड़ का नुकसान हुआ। कॉरपोरेशन के 257 वर्कर्स ने दिन रात एक करके सफाई मुकम्मल की, तो ये लोग बीमार हो गए हैं। इनको सांस और जिल्द की बीमारियां हो गई हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, तूफान आया और चला गया, लेकिन वो अपने पीछे ये सवाल छोड़ गया, अगर ये तूफान दूसरी मर्तबा आ गया या मुसलसल आता रहा तो फिर शहर का क्या बनेगा। माहिरीन ने तखमीना लगाया शहर की निकासी का सिस्टम सिर्फ 100 मिलीमीटर तक बारिश बर्दाश्त कर सकता है, और अगर मुस्तकबिल में कोई ऐसा तूफान आ गया या ये न्यू नॉर्मल हो गया तो फिर शहर नहीं बच सकेगा। लिहाजा फैसला हुआ, हमने फौरी तौर पर 250 मिलीमीटर बारिश जज्ब और बर्दाश्त करने का निजाम बनाना है। हुकूमत ने इसके लिए 2 बिलियन यूरो का बजट मुख्तस कर दिया। डेनिश माहिरीन इकट्ठे किए गए थे। उन्होंने सर्वे किया और 3 दर्जों पर मबनी सिस्टम बना दिया। सिस्टम के पहले हिस्से का नाम स्पंज पार्क्स था। माहिरीन ने फौरी तौर पर पूरे शहर में दरख्तों के नए जखायर लगा दिए। जहां जहां जमीन मौजूद थी वहां दरख्तों का जखीरा लग गया। शहर के तमाम हिस्सों में छोटे छोटे तालाब भी बना दिए गए। ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और खेल के मैदानों को जमीन से 10-15 फुट नीचे ले गए। ये मैदान बारिश में पानी के तालाब बन जाते हैं और आधी से ज्यादा बारिश को स्टोर कर लेते हैं। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बोर करके इनके ऊपर रेत और बजरी की तह जमा दी गई। ये बोर बारिश के पानी को फिल्टर करके जमीन की तह में ले जाते हैं। गलियों के साथ साथ जालीदार नालियां बना दी गईं और ये नालियां भी पानी जज्ब करके जमीन के अंदर उतार देती हैं। ये सारा सिस्टम स्पंज कहलाता है। इसके बाद हुकूमत ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों के नीचे वाटर टनल्स बना दी। ये टनल्स 3 मीटर चौड़ी और 18 किलोमीटर लंबी हैं। इनमें हर आध किलोमीटर बाद एक बड़ा वाटर टैंक आ जाता है। टनल का पानी सबसे पहले टैंक में जाता है, वो भरने के बाद पानी आगे चल पड़ता है, फिर दूसरा टैंक भरता है और फिर इसके बाद तीसरा, और यूं टैंक भरते चले जाते हैं और सैलाब आगे बढ़ता जाता है। ये टनल्स और टैंक 10,000 क्यूबिक मीटर पानी स्टोर कर सकते हैं, जबकि सिस्टम का तीसरा हिस्सा समंदर है। हुकूमत टनल्स का इजाफी पानी समंदर के एक करीबी जजीरे में ले जाती है
वहाँ भी वाटर टैंक बने हुए हैं। पानी पहले इन टैंक्स में जाता है और फिर समंदर में गिरता है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है, हुकूमत को इतना तरद्दुद करने की क्या जरूरत थी? ये पानी सीधा समंदर में डाल देती। ये नॉर्मल हालात में मुमकिन है, लेकिन बाज औकात समंदर की लहरें और सतह शहर से बुलंद हो जाती है। इन हालात में शहर का पानी समंदर में नहीं फेंका जा सकता। चुनांचे हुकूमत ने पानी पहले जजीरे तक पहुंचाया और फिर इसे समंदर में फेंका ताकि ये शहर में वापस ना आ सके। ये सारा सिस्टम यकीनन महंगा है। इस पर 2 बिलियन यूरोज खर्च हुए हैं। हम कह सकते हैं डेनमार्क अमीर यूरोपीय मुल्क है। इसकी आबादी भी सिर्फ 60 लाख है, जबकि हम एक गरीब मुल्क हैं और हमारी आबादी भी 25 करोड़ है। कराची शहर की आबादी डेनमार्क से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन इस फर्क के बावजूद दोनों मुल्कों में एक चीज कॉमन है और वो है इंसान। डेनमार्क में भी हम जैसे इंसान बसते हैं। इनका दिमाग भी कुल जिस्म का 2% है और इनको भी कुदरत ने 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आंखें, 2 कान और 2 नथने दे रखे हैं और ये लोग कुदरत की दी सलाहियतों से क्लाउड बस्ट का मुस्तकिल हल निकाल लेते हैं, जबकि हम हर साल एक ही किस्म की आफत का शिकार होते हैं और हमने अभी पिछला मलबा उठाया नहीं होता कि अगली मॉनसून शुरू हो जाती है। दूसरा, आप किसी दिन कराची शहर का ऑडिट करा लें, पता चलेगा हम अब तक नालों और सीवरेज पर कोपनहेगन से ज्यादा खर्च कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़कों से पानी खत्म नहीं हो सका। और तीसरी चीज, ये स्पंज पार्क्स जैसे हल हैं जो कौमों को कौमें और मुल्कों को डेनमार्क बनाते हैं, और जो लोग मसाइल को टालने और माल बनाने की खूह में मुब्तला हों वो कभी तीसरी दुनिया से बाहर नहीं निकल पाते। मैं पिछले दिनों वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को सुन रहा था। इनका कहना था हमें नए सीवरेज सिस्टम के लिए पूरा शहर खोदना पड़ेगा। अब सवाल ये है, डेनमार्क ने क्लाउड बस्ट के बाद पूरा शहर क्यों नहीं खोदा था? इन्होंने कैसे आसानी से आम पार्कों, ग्रीन बेल्ट्स और पानी की नालियों को स्पंज में तब्दील कर लिया? इन्होंने वाटर टनल्स भी वहां बनाए जहां इन्हें शहर को खोदना नहीं पड़ा। ये खाली जगहों को टनल्स और टैंक में तब्दील करते चले गए और यूं काम भी हो गया और शहरी भी खूब से बच गए। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इससे जमीन में पानी की सतह भी बुलंद हो जाएगी, फजाई आलूदगी भी कम हो जाएगी और पानी के जखायर भी इकट्ठे हो जाएंगे। कारपोरेशन इस पानी को शजरकारी, सड़कें धोने और काश्त के लिए इस्तेमाल कर सकती है। हम इसी तरह इस्लामाबाद के इर्द गिर्द खुश्क नहर खोद सकते हैं। ये नहर सर्कल में हो, इसके साथ साथ रिंग रोड हो और इस रिंग रोड पर कमर्शियल एरियाज हो। मॉनसून में ये नहर भर जाएगी, इससे वाटर लेवल भी बुलंद हो जाएगा, काश्तकारी भी हो सकेगी और फजाई आलूदगी भी कम हो जाएगी। पुराने जमाने में हर शहर और हर गांव में पानी के जोहड़ होते थे। वो बारिश का सारा पानी जज्ब कर लेते थे। ढोर डंगर इन्हीं से अपनी प्यास बुझाते थे। वो कहाँ चले गए? दूसरा, शहर और हाउसिंग स्कीमें बनाते वक्त पानी के खराज की ग्रैंड स्कीम क्यों नहीं बनाई जाती? मैं बचपन से नाला लई सुन रहा हूँ। हर हुकूमत ने इसे बड़ा करने और तजावुजात हटाने का ऐलान किया, लेकिन नाला लई हर बार 10-15 लोगों की जान और 2-4 दर्जन घर लेकर गया। हम एक ही बार ये मसला हल क्यों नहीं कर लेते? क्लाउड बस्ट अब हमारे लिए न्यू नॉर्मल है। ये हर साल होंगे। हमारे ग्लेशियर्स भी फटेंगे और बारिशें और सैलाब भी बढ़ेंगे और हमारे मुल्क में हर साल खुश्क साली भी आएगी, लेकिन हम आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम हर साल रेस्क्यू और बहाली में 200-400 अरब रुपए झोंक देते हैं, लेकिन मसला हल नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्या सलाहियत की कमी है, विजन नहीं है, या फिर हम में मसाइल के दरा की कैपेसिटी नहीं है? हम बहुत ही दिलचस्प लोग हैं। हम एक तरफ एटम बम बनाने पर आ जाएं तो पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद एटमी ताकत बन जाते हैं, और दूसरी तरफ हम नॉर्मल दिनों में कराची के अवाम के लिए पानी का बंदोबस्त नहीं कर पाते और बारिशों में हमारा पूरा शहर डूब जाता है। हम इस्लामाबाद जैसे छोटे से शहर के लिए भी पानी और निकासी आब का सिस्टम नहीं बना पाते। क्या बुलंदी है
اور کیا پستی ہے۔ میری وزیر اعظم سے درخواست ہے، آپ مہربانی کر کے آبی ماہرین کو اکٹھا کریں۔ ملک میں سینکڑوں ماہرین موجود ہیں۔ ڈنمارک کی حکومت سے ان کا رابطہ کرائیں، انہیں کوپن ہیگن بھجوائیں، یہ اس سسٹم کا معائنہ کر کے آئیں۔ آپ انہیں جاپان اور چین بھی بھجوائیں۔ چین نے 600 شہروں کو فلڈ فری بنا لیا ہے، جبکہ جاپان اب سونامی کا بھی مقابلہ کر رہا ہے۔ آپ پھر انہیں کراچی، لاہور، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ اور راولپنڈی کے نکاسی آب کی ذمہ داری دے دیں۔ مجھے یقین ہے ہم 2-3 برسوں میں اپنا پاکستانی سسٹم بنا لیں گے، اس سے ہم بھی بچ جائیں گے اور ہمارا سرمایہ بھی، ورنہ دوسری صورت میں ہم پیاس سے مر جائیں گے یا پھر پانی میں ڈوب کر فوت ہو جائیں گے، اور دشمن کو ہمیں مارنے کے لیے کسی بم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔